आओ चलो सर आप लोग कॉलेज की से छुट्टी है 15 तारीख 15 यू हैव हॉलीडे कल मकर संक्रांति कल भी छुट्टी रहेगा आएगा मकर संक्रांति कल है ना परसों वोटिंग है वोटिंग में तो आपको कॉलेज के चलो भाई हम लोग ना 2 मिनट में कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ तो कल अगर छुट्टी है तो बता देना छुट्टी है करके तो हम लोग क्या करेंगे दोपहर में हम लोग 1 से 5 बजे का लेक्चर रख देंगे सर 1 बजे से 5 बजे तक कल और जिस दिन वोटिंग है क्योंकि लीजिंग और हायर परचेज मैंने आपको बोला बड़ा टॉपिक है सर एंड आई वांट टू कंप्लीट द एफएम होल एफएम इन जनवरी इटसेल्फ आप लोग को मार्च में पूरा टाइम मिलना चाहिए सर पढ़ाई करने का क्योंकि कैसा है मतलब अभी 12th का जो है ना वो हो गया 12th का पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग सिर्फ सुबह प्रैक्टिस के लिए आते चले जाते हैं तो हम लोग ना जनवरी में कंप्लीट कर सकते हैं जो स्टूडेंट नए हैं तो उनका तो बहुत कुछ बाकी है तुम्हारा सब कॉस्टिंग पूरा बाकी है तो जिसका कॉस्टिंग पूरा बाकी है एफए पूर्ण बाकी है सर एफए तो उनको वापस पढ़ाना पड़ेगा तो जनवरी हैव टू कंप्लीट द होल एफए फिर बाद में आप क्या करेंगे फरवरी में एफए पॉज जिसका बाकी करते हैं एफए का 2 टॉपिक हमारा बाकी छोटा है इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल है कोई इशू उसमें सिर्फ बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और 1-2 क्वेश्चन पीएनएल वाला है पूरे मनन में 2 ही क्वेश्चन है पीएनएल का और सब क्वेश्चन बैलेंस शीट वाला है तो इलेक्ट्रिसिटी सिंपल म्यूचुअल फंड और उसके बाद फिर आपका जीएसटी चालू रहेगा जीएसटी जो अभिषेक सर आएंगे तो अभिषेक सर विल टीच यू जीएसटी ऐसा और ऐसे पीएम तो रहेगा ओके तो याद रखें कल अगर कॉलेज को छुट्टी दिया है तो जस्ट टेल मी कि सर छुट्टी है तो हम लोग 1 बजे से 5 का लेक्चर रखने वाले 1 to 5 परसों भी 1 to 5 ओके किसी का वोटिंग है आप लोग को किसी का तो फिर सुबह डाल के आ दो ना वोट सुबह तुझं नहीं है वोटिंग अरे एक्चुअली वोटिंग के दिन की एक तकलीफ क्या रहता है मतलब बहुत गर्दी रहता है रास्ते वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सब बंद लेकिन अगर कल छुट्टी है तो आप देख लो कैसा है कल छुट्टी रहेगा तो कल लॉन्ग लेक्चर ले सकते हैं 1 to 5 हमारे टॉपिक का नाम है हायर परचेज एंड लीजिंग कल हम लोगों ने किया मर्जर एंड एक्विजिशन तो प्लीज मर्जर एंड एक्विजिशन का जिसका क्वेश्चन होमवर्क नहीं हुआ है वो लोग लेक्चर के बाद होमवर्क डिस्कशन करने के लिए हम लोग रुकेंगे नंदिनी आप ट्राई करोगे घर पे तो जस्ट ट्राई करो देखो 3 ही चीजें इसमें ईपीएस के बेसिस पे निकालना पड़ता है एमपीएस के बेसिस पे बस इतना ही और स्वैप रेशियो दैट्स इट इतना ही है और मर्जर एक्विजिशन हर साल आता है आप देख सकते हैं एवरी ईयर दिस इज आस्क्ड इन क्वेश्चन ओके तो कल हमने मर्जर एक्विजिशन किया और उसी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं सर हाँ 2-3 क्वेश्चन थोड़े अलग है वो हम करेंगे ओके तो यहाँ पे ध्यान देना हायर परचेज एंड लीजिंग अब सुनना प्लीज ध्यान से सपोज एक एग्जांपल लेते हैं सर हम लोग तो उससे आपको समझ में आ जाएगा समझिए कि ये कंपनी है ओके आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा कि कंपनी है और कंपनी को एक मशीन का जरूरत है तो आप बता सकते हैं कि वो मशीन हमें चाहिए तो हमारे पास एक ये है कि हम उस मशीन को क्या कर सकते हैं रेंट पर लेकर आ सकते हैं और समझो हम लोग को 5 साल के लिए मशीन चाहिए तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर
4th ईयर एंड 5th ईयर, 5 साल के लिए हम रेंट पे ले लेते हैं किसी से। अब समझ लो मुझे एवरी ईयर रेंट पे करना पड़ रहा है कितना, 1 लाख। एवरी ईयर मुझे 1 लाख का रेंट पे करना पड़ रहा है वो मशीन को भाड़े पर लेकर आने के लिए। ये एक है सर। डन स्टूडेंट? अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर कि रेंट भर रहे हैं हम लोग 5 लाख भर रहे हैं 5 साल में, बरोबर है ना? अच्छा, तो क्यों ना हम लोग खुद का भी खरीद, ऐसा भी तो हो सकता है कि खुद का खरीद लो ना, 5 लाख भर रहे हो हर साल 1-1 लाख रुपए का, सच्चा खुद का खरीद लेते हैं, बट कंपनी के पास पैसा है नहीं उतना खरीदने के लिए, तो क्यों ना हम लोग क्या करें, हायर परचेस पे ले लें। अब हायर परचेस का मतलब सिंपल मैं आपको बोलूँ कि चलो हम लोग लोन पे ले लेते हैं, हायर परचेस में बाद में करता हूँ, लोन पे ले लेते हैं मशीन, पैसा नहीं है तो लोन पे ले लेते। अब लोन में क्या होगा कि ये बात होगी लोन में कि हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, हम यहाँ पे रेंट नहीं भरेंगे, हम क्या पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हम लोन पे ले रहे हैं। और इसमें लेने से क्या होगा कि हम रेंट भरते तो जाएंगे बट प्रॉपर्टी हमारी नहीं होगी, मशीन हमारा नहीं होगा, हमारे पास उसकी ओनरशिप नहीं होगी, हम लोग सिर्फ उसका रेंट पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एक फायदा होगा कि हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लोन पे लिया ना सर तो आप EMI पे करोगे, लेकिन ये पक्का है कि प्रॉपर्टी हमारी होती जाएगी, है ना? यहाँ पे हमारा ओनरशिप हो जाएगा। यू ऑल नो कि हम लोग भाड़े पर घर लेते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ भाड़ा भरते हैं, और अगर हम कहीं लोन पे घर लेते हैं तो वहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ओनरशिप हमारे होती जाती है, बराबर है ना? अभी अभी वही ने घर लिया हुआ है, ले लिया है नहीं लिया, आप गए थे ना देखने के लिए, वेरी गुड, तो भगवान करे आप घर ले लो। अच्छा, तो आपने एक एग्जांपल वो बता रहा था उस दिन, इसलिए मैंने लिया। अब वहां पे उसने लोन पे अगर घर लिया तो क्या होगा सर, EMI भरना पड़ेगा, उस EMI को हम क्या बोलेंगे सर, इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ऐसे हमको इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ेंगे। यस सर, जिसको हम EMI के नाम से बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा सर आपको। यस, वी हैव टू पे दी इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4 5 इंस्टॉलमेंट्स हमको पे करने के, और जैसे ही इंस्टॉलमेंट पूरा हो जाएगा वी विल बी द ओनर ऑफ दैट मशीन। मशीन है यहाँ पे। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे समझो मैं EMI पे कर रहा हूँ, 2-2 लाख का EMI मैंने पे किया, 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs। अच्छा, क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ सर, क्या करना चाहिए? यहाँ पे आप देख रहे हो हम 10 लाख रुपए कर रहे हैं, यहाँ पे हम कितना पे कर रहे हैं सर, 5 लाख। आप मुझे बताइए, आपको एक डिसीजन लेना है कि कंपनी रेंट पे जाना चाहिए या लोन पे जाना चाहिए, आपको क्या लगता है हिमानी, आपको क्या लगता है, काय के लगना चाहिए? लोन पे जाना चाहिए। ओके सर, लोन पे जाना चाहिए आप लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10 लाख भर रहे हैं इसीलिए ओनरशिप मिल रहा है इसके लिए। ओके, अपूर्वा क्या लगता है तुम्हारा, रेंट पे जाने से क्या हो रहा है, 5 लाख भर रहे हैं हम, मशीन को यूज कर रहे, वी आर नॉट दी ओनर ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5 साल के लिए हमने मशीन खरीद लिया, डायरेक्टली खरीद लिया, 5 साल बाद हम ओनर हो गए सर। आप बताओ क्या करना है? ओन ही लेना चाहिए, मतलब लोन लेना चाहिए। वेरी, देखो सर आप लोगों ने क्या सोचा यहाँ पे, आपने पैसे के बारे में नहीं सोचा है, आपने सोचा ओनरशिप के बारे में। ऐसा नहीं होता है बेटा, आप लोग यहाँ पे ये सोचोगे कि हमारी आउटफ्लो कहाँ कम हो रही है, आउटफ्लो मतलब पैसे कहाँ पे कम जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें मशीन 5 साल यूज करना है, यहाँ पे भी 5 साल यूज करना है, यू नॉट यहाँ पे ओनर बन रहे हैं हम लोग, बट हमें यहाँ पे एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर आपने देखा होगा सेमेस्टर 5 में जब हम FM पढ़ रहे थे सेमेस्टर, तो वहाँ पे हमको डिसीजन लेना पड़ता है, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3, अल्टरनेटिव 4, और उसमें से हमको डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे भी डिसीजन लेना है। डिसीजन कैसे लेना है कि ओनरशिप बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन ये ले रहा है कि पैसे कहाँ पे कम जा रहे हैं हमारे, वो देखना है। ओके, तो रिमेम्बर, डोंट बी अरे यार हमारी ओनरशिप हो रही है, नहीं, हमें यहाँ पे देखना है कि पैसे कहाँ पे हमें कम जा करना पड़ रहा है। यस, वेयर इज योर आउटफ्लो इज लेस, आउटफ्लो मतलब हमारा पैसा कम जा रहा है और काम भी बढ़ जा रहा है। सर आप मुझे बताओ 5 साल के लिए यहाँ पे भी यूज कर रहे हो मशीन को, यहाँ पे 5 साल के लिए यूज कर रहे हो, 5 साल के बाद क्या करोगे इस मशीन को, ओनरशिप लेने के बाद बेचोगे ही ना, अब ऐसे 5 साल की जरूरत है,
आर यू गेटिंग और नॉट? तो Yes. क्यों ओनरशिप को देखो, यहाँ पे ये देखो कि आउटफ्लो कहाँ पे कम हो रहा है, आउटफ्लो मतलब जहाँ पे पैसा कम जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे पैसा आपको कम जा रहा है 5 लाख और यहाँ पे कितना आ रहा है 10। अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिखने के लिए हम लोगों को 5 लाख आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो 10 लाख हो रहा है, बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे जब हम रेंट ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं तो हमने 5 लाख का कैश पेमेंट किया, यहाँ पे हम लोगों ने 10 लाख का कैश पेमेंट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैश हमारा कम जा रहा है, तो हम डिसीजन लेंगे कि भाई प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, रेंट पे ले लेना चाहिए, जितना हमें यूज करना है उतने साल के लिए हमें रेंट पे ले लेना चाहिए, सो दैट आउटफ्लो इज लेस। तो यहाँ पे आप ओनरशिप को फोकस नहीं करोगे, यू आर अ मैनेजर, आपको क्या देखना है, सर हमारा पैसा कहाँ पे कम लग रहा है, यस वी हैव टू सेव दी मनी ना सर, हमें पैसा बचाना है। आप कंपनी के मैनेजर हो तो ये नहीं देखोगे कि मैं ओनरशिप ले लेते हैं, अरे ओनरशिप ले लेते हैं लेकिन मशीनरी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको वैल्यू बढ़ा के देगी, मशीनरी क्या है, उसकी तो वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। तो ओनरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है आउटफ्लो, भले आप इसमें आउटफ्लो कम करो या इसमें आउटफ्लो कम करो, जहाँ पे आउटफ्लो कम होगा हम वो डिसीजन लेंगे, ओनरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, याद रखें। यहाँ पे पैसा कम आ रहा है, we will choose this decision, यहाँ पे पैसा कम आ रहा है, यहाँ पे हम ये डिसीजन लेंगे, यहाँ से सुनना है। अब इधर भी, अब ये जो रेंट पे जो हम जो इस कभी भी लेते हैं, याद रखें इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। क्या बोलते हैं सर इसको, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है कि आपने अगर कोई भी चीज भाड़े पर ली है यूज करने के लिए तो उसको हम लीज बोलते हैं, कौन सी लीज, ऑपरेटिंग लीज। और अगर आप कोई भी चीज लोन पे खरीद रहे हो, ओके, तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंस लीज। क्या बोलेंगे सर इसको, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं और उसका ईएमआई भरते रहते हैं, और जब लास्ट ईएमआई बनता है, जब पे कर देते तो हम ओनर बन जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं फाइनेंस लीज। और ये क्या है, ऑपरेटिंग लीज। तो बोलो रेंट पे लेना मतलब कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज। ईएमआई पे खरीदना, लोन पे लेना, फाइनेंस पे लेना, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस लीज। याद रखें। अच्छा, हमारी कंपनी ने ये लिया है सर, तो हमारी कंपनी यहाँ पे लीजी होगी सर, क्या होगी, लीजी। लीजी मतलब होता है जो चीज हम ले रहे हैं, मतलब जो लेने वाला बंदा है रेंट पे ले रहा है या फिर फाइनेंस पे ले रहा है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, लीजी। और जो दे रहा है हमें भाड़े पर या फिर इसमें, तो उसको क्या बोलेंगे सर, लेजर। तो लेजर मींस व्हाट, जो पर्सन हमें भाड़े पर चीज दे रहा है, रेंट पे दे रहा है। अभी समझो मैंने ये क्लास रेंट पे लिया हुआ है सर, आई एम टीचिंग यहाँ पे 2017 से सर, 17-18 से आप देख सकते हो, 17-18 से हम ये प्रीमाइसेस में पढ़ा रहे हैं, और अब क्या चल रहा है सर यहाँ पर 25-26, मतलब ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए, और 1 साल और मेरा बाकी है। मैंने ये लीज 9 साल के लिए लिया था सर, 9 इयर्स के लिए मैंने ये लीज, 1 साल और बाकी है, और 1 साल बाद ये रीडेवलपमेंट में चला जाएगा बिल्डिंग। ओके, तो वन मैंने 9 साल के लिए, मैंने 9 साल से क्या, मेरी कौन सी लीज है बेटा, ये ऑपरेटिंग लीज। आई एम अ लीजर, सॉरी आई एम अ लीजी, और जो ओनर है, जो भंडारी सर है, जो ओनर है, वो इज अ लीजर। तो लीजर मतलब कौन, जो हमें भाड़े पर चीजें दे रहा है, और हम कौन है, लीजी। ओके, रिमेंबर वन थिंग। तो मेरा लीज 9 इयर्स का है। तो सर बच्चे मेरे को बहुत बार बोलते हैं कि सर आप क्यों नहीं इसको खरीद लिया, आप 60,000 रेंट भर रहे हो, 6-7 साल 8 साल हो गए, 60,000 रेंट आप पे कर रहे हो एवरी ईयर, 60,000 आपका मंथली रेंट है, तो साल का कितना हो गया सर, 6-12 72, तो 72 into 9, अगर मैं देखूं 77 लाख 20 into 9 करूं कितना होता है सर, 7 लाख 20, ये साल का मेरा रेंट है, 7 लाख 20 into 9, 6 लाख, सॉरी 60 लाख तो सारा होगा, 64 लाख। अब बच्चे बोलते हैं सर 64 लाख 80,000 आपने रेंट भर दिया है, 9 साल का आप 64 लाख रेंट पे कर रहे हो, तो सर क्या मैं 64 लाख में खरीद सकता था सर? नौपाड़ा जैसी जगह में ये जगह, ये क्लास की जगह 2 करोड़ रुपए की, और 64 लाख में भर रहा हूँ, तो सर फर्क है ना, ये 2 करोड़ की जगह है, इसको अगर मैं 2 करोड़ एक साथ दूंगा तो क्यों ना मैं 2 करोड़ बैंक में रखूं, मैं 2 करोड़ बैंक में रखूं, वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, वहाँ से ब्याज भरते रहूंगा, मतलब उसका रेंट भरते रहूंगा, वहाँ से इंटरेस्ट आएगा, उससे थोड़ा पैसा कुछ बचेगा भी। तो ये एक अपना डिसीजन होता है सर।
अगर समझो मैं 2 करोड़ रुपए, अभी ध्यान से सुना, ये पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट पे मुझे बात करना है, 2 मिनट सुना। 2 करोड़ रुपए अगर मैं बैंक में रखता हूँ सर, 2 करोड़ रुपए, और SIP कर दिया मैंने 12% का, 12% का SIP करते हैं। SIP यू नो कि हम लोगों को एक रिटर्न्स मिलता है, 12 तक का मिनिमम मैंने बताया। आप 2 करोड़ का 12% निकालो ना, कितना आता है सर 24 लाख आता है बेटा, गलत कैलकुलेशन है। तो 2 करोड़ है, 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं बेटा? 7 जीरो होते हैं। 7 जीरो into 12%, आप देखो 24 दिख रहा होगा, आगे 5 जीरो है। आप देख सकते हो आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर? 24 लाख। ये आपका क्या है? ये मेरी अर्निंग है सर। अगर मैं ये 2 करोड़ रुपए की जगह खरीदूं, 2 करोड़ की जगह खरीदूं मैं, ओके, तो जगह तो मेरा हो जाएगा, आई विल बी द ओनर, गेटिंग और नॉट। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा क्या करता हूँ, 2 करोड़ रुपए सीधा SIP में कर देते हैं। मुझे साल का कितना मिलेगा? 24 लाख मुझे इनकम चालू हो जाएगी, मुझे फिर क्लास चलाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब इसमें से मुझे इंटरेस्ट, मुझे रेंट कितना पे करना है सर? 7,20,000 मेरा रेंट है, ये मैं रेंट भर दूं सर, 24 लाख में से रेंट भर देता हूँ ना, फिर भी मेरे पास पैसे बच रहे हैं। तो क्या डिसीजन वाइज होगा सर, मुझे बताओ? रेंट पे ले लो ना, मत लो ओनरशिप। यही मुझे 14 लाख रुपए के आसपास बचेंगे, 14 नहीं 17 के आसपास, 16,80,000 मुझे बचेंगे। क्या मैं इसी पैसे से एक और क्लास ले सकता हूँ ना बेटा? ये मैं बांध लूं, तो ये भी चल रहा है और एक क्लास बनती जा रही है। तो ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को, कि आप रेंट पे ले रहे हो कि लोन पे ले रहे हो। जहाँ पे मेरा पैसा कम जा रहा है, जहाँ पे मेरी बचत हो रही है, रेंट पे लेना कोई गलत बात नहीं है सर। रेंट पे लेना, आज मैं आपको बता दूं सर, मैं खुद रेंट पे रह रहा हूँ। मेरे 3 घर होने के बाद मैं खुद रेंट पे रह रहा हूँ। मैंने तीनों घर क्या किया, रेंट पे दे दिया। हर्ष को तो पता है, मेरा दोस्ती वेस्ट काउंटी है ना, फाल्गु दोस्ती वेस्ट काउंटी, उधर मेरा 2 BHK, आशार में एक 1 BHK, लोधा पलावा में 1 BHK, डोंबिवली 3 घर है, मैंने तीनों रेंट पे दिए हैं और मैं खुद रेंट पे रह रहा हूँ। आई नो दैट कि मुझे अगर तीनों प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 आएगा तो मुझे भरना कितना है? 20,000 तो भरना है। मेरा 20,000 में रेंट जा रहा है, फिर भी मुझे कितना मिल रहा है? और मैं रहने जाऊंगा तो क्या होगा सर, वहां से कोई इनकम मिलेगी? नहीं मिलेगी। मतलब एक आइडिया रहता है सभी का, एक फाइनेंस। तो रेंट पे लेना कोई गलत बात नहीं है, मेरा फायदा कहाँ हो रहा है वो मुझे देखना है। मैं कम से कम 10-12 साल हो गए आई एम लिविंग एट अ रेंट ओनली, मैं रेंट पे रह रहा हूँ। बट मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं से मुझे इनकम आ रहा है और वो इनकम मेरी बच रही है ना, तो मुझे यहाँ पे आउटफ्लो देखना है। मैं आउटफ्लो देखना है मुझे कि यहाँ पे रेंट मेरा 5 लाख, मेरी कोई ओनरशिप नहीं है, मेरा पैसा कहाँ बच रहा है वो देखना पड़ेगा। आई एम गेटिंग और नॉट? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्लास भी रेंट पे, घर भी रेंट पे, बोलो ठीक है ना, मेरा पैसा कहाँ बच रहा है, फायदा कहाँ हो रहा है वो देख रहा है हमें, हमारी कंपनी कहाँ पैसा बचा रही है। यहाँ पे ओनरशिप लेने से क्या होगी सर, मशीनरी की क्या आपको वैल्यू बढ़ती जाएगी? मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा क्या? मशीनरी का तो उल्टा क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो क्यों ओनरशिप? ओनरशिप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पैसे कहाँ बच रहे हैं, पैसे कहाँ बच रहे हैं। आप देखना कभी भी यूट्यूब पे, आप देखना घर EMI पे लेना और रेंट पे रहना, उसके ऊपर एक कोई किसी ने, एक फाइनेंस वाला कोई बंदा है, उसने बनाया हुआ वीडियो, मस्त वीडियो बनाया। बोलता है आप 1.5 करोड़ का घर लोगे, थाने में रहना है आपको, 1.5 करोड़ का घर लोगे, हाँ 1 करोड़, और कम से कम आप EMI भरोगे 1 लाख रुपए उसका, बराबर है? 1 लाख रुपए EMI भरोगे, क्या होगा? 1 लाख आपका जा रहा है 1 लाख रुपए। आप घर में रह रहे हो, सुकून से रह रहे हो, नो डाउट, बट आपके ऊपर एक जवाबदारी 1 लाख रुपए EMI भरना है। ओके, क्यों ना आपके पास अगर 40 लाख 50 लाख भी है, मत लो खुद का घर, बैंक में FD कर दो, SIP कर दो। 50 लाख रुपए का अगर आपने SIP कर दिया, 20,000 भाड़ा भरो ना, 25,000 भाड़ा भरो, फिर भी आपको 35,000 बच रहे। जब आपके पास पैसा जमा हो जाएगा तब खुद का घर ले, क्यों EMI पे जाना है? मतलब ये एक बंदे ने बनाया है, बहुत सही, उसने स्टडी किया है। ओके, आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ, तो रेंट पे लेना और ये मैं ओनरशिप नहीं देखनी है, यहाँ पे मुझे देखना है फायदा कहाँ हो रहा है, मेरा आउट फ्लो कहाँ पर है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे,
ऑपरेटिंग लीज, एंड दिस लीज इज कॉल्ड व्हाट? फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज पे जाना है, हमें यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भरने पड़ेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंस्टॉलमेंट। आप मुझे बता सकते हो सर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में मुझे क्या क्या भरना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सर। यहाँ पे मुझे प्रिंसिपल मतलब जो मैंने लोन लिया है, लोन का पार्ट और इंटरेस्ट अलग से भरना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ 2 लाख, तो 2 लाख में क्या क्या है सर? लोन का अमाउंट है और इंटरेस्ट। इसमें भी क्या है? लोन का अमाउंट है, इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज याद रखना, जैसे जैसे मैं ये भरते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट कम होता जाएगा। ये सबको मालूम है सर। हम शुरुआती में इंटरेस्ट ज्यादा भरते हैं और जैसे जैसे हम ईएमआई भरते तो धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट कम होते जाता है, बट प्रिंसिपल अमाउंट फिर बढ़ते जाता है। मतलब इस 2 लाख के अंदर क्या होगा? शुरुआत में प्रिंसिपल कम होगा, इंटरेस्ट ज्यादा। फिर क्या होगा सर? वापस प्रिंसिपल रहेगा, बट एज कंपेयर टू फर्स्ट वाले में प्रिंसिपल थोड़ा कम हो जाएगा, सेकंड वाले में, और इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। सॉरी, प्रिंसिपल बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, कि ये देखना इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी है दोनों। तो इंस्टॉलमेंट मींस व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, अब आपने देख लिया आउटफ्लो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली आउटफ्लो निकालने पे भी मत जाइए सर। आप मुझे बताओ, एक एग्जांपल है, ये कंपनी का पीएनएल मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप सब डिटेल में अच्छे से लिख के रखना, सो दैट हम सम करेंगे, दैट टाइम आपको समझ में आएगा। अच्छा सर देखो, यहाँ पे कंपनी, उसकी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख। ओके, यहाँ पे एक कंपनी है, उसकी नेट प्रॉफिट है 1 लाख, बट उसने क्या किया? रेंट पे किया। सर समझो एक रेंट हम लोग 30,000 पे कर, प्लीज ध्यान से सुनना। ओके, आप बता सकते हो कि यहाँ पे टैक्स आया सर उसको भरने के लिए, 30% टैक्स इस कंपनी को भरने के लिए आया। आप बता सकते हैं टैक्स कितना आएगा सर? 30,000 टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख के ऊपर सीधा 30%। ये कंपनी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है सर? 1 लाख की प्रॉफिट में से 30,000 रेंट पे करना पड़ रहा है। आप मुझे बताएंगे सर टैक्स कितना परसेंट आएगा? 30%। निकालो, इसके ऊपर निकालोगे 1 लाख पे निकालोगे? 70 पे निकालेंगे। कितना आ रहा है सर? 21,000। ओके, अब दोनों में फर्क क्या है मुझे आप बताइए सर? यहाँ पे टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी नेट प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे आपकी नेट प्रॉफिट क्या है? कम है, तो आपको टैक्स कम। अच्छा, नेट प्रॉफिट क्यों कम हुआ सर? रेंट पे गया। तो ये चीज याद रखना, रेंट पे करने से एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है सर? हमारा टैक्स बचता है। हमारा टैक्स बच गया ना। जो आप गवर्नमेंट को 30 भरते, अगर आप रेंट नहीं भरोगे तो आपको गवर्नमेंट को 30,000 भरना पड़ेगा। अगर आप रेंट पे करोगे तो आपको गवर्नमेंट को कितना भरना पड़ेगा? 21,000। तो रेंट भरने से क्या है सर? टैक्स बचता है। देयर इज अ टैक्स सेविंग, टैक्स बेनिफिट। वेरी गुड, इसको हम टैक्स बेनिफिट बोलते हैं। यस, तो कभी भी याद रखो, गवर्नमेंट क्या बोलती है सर? आपकी नेट प्रॉफिट अगर कम है तो टैक्स भी कम लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग, तो मैं बता दूं सर, लोन पे लेना या रेंट पे लेना कोई गलत बात नहीं है, उल्टा आपका टैक्स बचता है। आपको एक स्टोरी बता दो सर, विजय सेल्स में आई वेंट फॉर दी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने के लिए। मेरे को फ्रिज लेना था, एक छोटा सा एक फ्रिज लेना था घर के लिए। हाँ, तो वो बंदा आया, बोला कि अरे क्या, 15,000 तक का फ्रिज लेना है मुझे घर के लिए। ठीक है, ले लेते हैं। वहाँ पे वो आया ऐसे, और मैंने उसको सीधा चेक निकाला, 15,000 का दे दिया। तो उसने मेरे को बोला सर तुमचा सिबिल स्कोर क्या है? सिबिल स्कोर है ना लोन का। मैं बोला मेरे सिबिल स्कोर तो पता नहीं, मैंने कभी लोन पे लिया ही नहीं है। ओके, तो बोले एक काम करो ना, तुम्ही ह्याच्यावर घ्या, लोनवर घ्या, मतलब आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा रहेगा और 15,000 है उतना ही भरना पड़ेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा। वो 0 इंटरेस्ट वाला नहीं, एक प्लान था उसके ऊपर, ईएमआई था बट 0 इंटरेस्ट। मैं बोला ठीक है, ओके। बोलते हैं, मैं बोला नहीं मेरे को ये सब में पढ़ना नहीं है, जाने जो कौन भरते बैठेगा। अरे बोला सर बघा, आता तो माणूस उभा है, और वो आदमी खड़ा था उधर। वो बोलता है ये आदमी आया भी 6 लाख का टीवी लेने के लिए, 6 लाख का टीवी लेने आया था, ओएलईडी 6 लाख का टीवी लेने आया। मैं बोला तो फिर उसने तो बोला 6 लाख का टीवी, हाँ बोला ईएमआई पे ले रहा है। मैं बोला 6 लाख का तो ईएमआई पे लेगा। बोलते सर उसका बैंक बैलेंस अब सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसने वो देना पड़ता है ना उनको, स्टेटमेंट, उसने स्टेटमेंट दिया।
तो मैंने बोला किती आहे त्याचा बैंक बैलेंस? 1 करोड़ रहेगा। तो बोलते उसके बैंक बैलेंस है ना, उसका बैंक बैलेंस आप सुनेंगे ना तो आपका बोलते ना हैरान हो जाएंगे, वो बंदा क्यों लोन पे लेने को आया? तो बोला, मैं बोला किती आहे तरी? बोलते तुम्हाला नाही सांगू। मला बोला तरी किती काय, मेरे को उससे एनकरेजमेंट मिलेगा, ऐसा इतना पैसे वाला भी लोन पे ले रहा है क्योंकि आप। तो वो बोला सर उसका बैंक बैलेंस है ना 11 करोड़ रुपए, 11 करोड़ का बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी अलग। बोलते क्यों आया लोन पे लेने के लिए? और उसने वो क्या किया, मतलब फाइनेंस करवाया। सुनो सर, फाइनेंस करवाया। फाइनेंस मतलब लोन लिया है, ब्याज लगना चाहिए, ब्याज लगना चाहिए। बोलता है ऐसा ईएमआई बना कि ब्याज लगना चाहिए मेरा, ब्याज लगना चाहिए। जब हम कोई खर्चा दिखाते हैं ना, रेंट जैसे दिखाया, इंटरेस्ट है, तो हमारा टैक्स क्या होता है? मतलब अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट भी लगा दूंगा, इंटरेस्ट भी पेड, जैसे मैंने ईएमआई पे देखो इंटरेस्ट पे किया ना इधर, अब जैसे मेरे पीएल में इंटरेस्ट भी आ जाएगा ना बेटा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। इंटरेस्ट आने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट कम होगी, नेट प्रॉफिट कम तो उसका टैक्स बचेगा। 11 करोड़ उसका बैंक बैलेंस है, उसने फिर भी दिखाया कि मैंने लोन पे लिया है। और बोलता है उसके बहुत सारे लोन चल रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लोन चल रहे हैं। क्यों? ये याद रखो कि इंटरेस्ट भरने से एक नुकसान है कि हमारा इंटरेस्ट तो जा रहा है बट उनका टैक्स सेविंग होता है। रेंट भरने से क्या हो रहा है सर, रेंट 30,000 जा रहा है, आपको दिख रहा है 30,000 जा रहा है, बट मैं बोलूंगा 30,000 नहीं है बेटा, ये 21,000 ही जा रहा है। क्यों? यहाँ पे मैं 21,000 ही बोल रहा हूँ। क्यों सर मुझे बताओ? बेटा 30,000 आप भर रहे हो लेकिन 9,000 आपका टैक्स बच रहा है ना, तो हमारे पॉकेट से एक्चुअली 30 जा रहा है, बट वो 30 की जाने की वजह से हमारे 9,000 बच रहा है। तो मैं एक्चुअल आउटफ्लो कितना बोलूंगा? 21,000। आउटफ्लो मेरा 21 हो रहा है। इधर 30,000 हम रेंट पे कर रहे हैं, बट ये रेंट 30,000 जाने की वजह से, हमारे रेंट के वजह से क्या हो रहा है सर, टैक्स बच रहा है 9,000। तो मुझे बताओ रेंट मैंने एक्चुअल में पेड कितना किया? I have paid 30,000 in actual, but because of that 30,000, 9,000 is my saving. Yes. तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा सर? 20। क्यों? 30 में से वो सेविंग को माइनस करोगे ना बेटा, सेविंग भी तो वही 9,000 रुपए की, तो मेरा आउटफ्लो कितना होगा? 20। इस तरह से आपको सोचना है। आपको क्या करना है, मतलब रेंट भरने की वजह से मुझे टैक्स सेविंग कितना हुआ? कितना टैक्स सेविंग हुआ सर? 9,000। वो सब माइनस करके फिर नेट आउटफ्लो निकालना है। तो मुझे बताओ क्या कंपनी ने 1 लाख रुपए रेंट भरा, क्या इस पे सेविंग हुई रहेगी कि नहीं? आप डायरेक्टली 1 मिनट सुनो, 1 मिनट सुनो, कितने का सेविंग हुआ सर मुझे बताओ? 9,000। कैसे? अगर हम रेंट नहीं भरे तो 30,000 भरना पड़ेगा टैक्स, अगर रेंट पे करेंगे तो 21,000 टैक्स भरना पड़ेगा। सेविंग कितने का? 9,000। आप ये सेविंग ऐसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट 30% इस पे निकालो, 30,000 का 30% निकालो। मतलब मैं जब भी बोलूंगा ना टैक्स सेविंग निकालो, टैक्स सेविंग निकालो, तो आप टैक्स सेविंग किस पे निकालोगे सर? डायरेक्ट अपने खर्चे पर। ओके, तो बताओ सर इसका टैक्स सेविंग कितना हुआ रहेगा सर? 1 लाख के ऊपर 30,000 का टैक्स सेविंग हुआ रहेगा। इसमें कितना टैक्स सेविंग हुआ? 30,000। इस पे टैक्स सेविंग कितना हुआ? 30,000। इस पे टैक्स सेविंग कितना हुआ? 30,000। तो मतलब जितने भी आप खर्चा पे कर रहे हो उस खर्चे पे क्या होता है? टैक्स सेविंग होता है। आप देखो ना, मैंने 30,000 का रेंट पे किया, अब 30,000 के ऊपर 30% निकालो, कितना आता है? 9,000। मतलब मेरा टैक्स सेविंग कितना हुआ? 9,000। मतलब आप जब खर्चा पे करते हो ना सर, हम लोग क्यों बोलते हैं कि प्रॉफिट कम दिखाओ, प्रॉफिट कम दिखाओ? क्यों? गवर्नमेंट को टैक्स कम, और प्रॉफिट कम कब होगा? जब हम खर्चा ज्यादा शो करेंगे। अब वो 11 करोड़ वाले बंदे हैं ना, बहुत सारे लोन लेके रखे, 6 लाख की टीवी लेनी, बोलते 6 लाख का टीवी का मेरे को जरूरत ही नहीं, घर में 6 लाख की टीवी कहाँ लगाऊंगा? घर बड़ा होगा नो डाउट, बट 6 लाख का टीवी का क्या यूज है? बोलते मैं पर्पसली लिया है लोन पे, वो बताना था मेरे को, पर्पसली उसने लोन पे लिया। क्यों? इंटरेस्ट, वो भी लोन वाला लिया था, वो आपको बोलते हैं ना जीरो फाइनेंस वाला नहीं, लोन वाला लिया था, जिसमें उसको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। इंटरेस्ट भरने से क्या है उसका फायदा? बड़ा बिजनेसमैन होगा वो, तो कहीं ना कहीं वो बचाएगा अपना टैक्स। तो बोलो सर टैक्स सेविंग किस पे निकालना है आपको? एक्सपेंसेस। आप देखो ना, आप सीधा 30% इस पे निकालो सर, देखो 9,000 का टैक्स सेविंग आ रहा है। तो मतलब मुझे बताओ सर यहाँ पे टैक्स सेविंग कितना है? 30,000। तो भरने के लिए हम रेंट कितना पे कर रहे हैं? 1 लाख। लेकिन 1 लाख भरने की वजह से 30,000 बच भी तो रहा है। तो मेरा मुझे बताओ रेंट गया कितना है? 70,000। यहाँ पे रेंट कितना गया? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरा रेंट 1 लाख नहीं गया बेटा,
देखने को जाए तो मेरा रेंट कितना गया, 70,000 का ही रेंट गया। क्यों? 1 लाख भरा और उस 1 लाख ने मुझे टैक्स बचा के दिया, 30,000 के टैक्स सेविंग। दिस इज माय व्हाट, नेट कैश आउटफ्लो। नेट कैश आउटफ्लो ये मेरा। तो आप ये नहीं बोलोगे आउटफ्लो 5 लाख हुआ है, आपका आउटफ्लो कितना हुआ मालूम है क्या, 3,50,000। कैसे बेटा 3,50,000? 70 70 70 70, तो ये मेरा आउटफ्लो है। अच्छा क्या मुझे बताओ, मैं लोन पे लेने से मेरा कुछ टैक्स बचेगा? बचेगा बेटा, बचेगा। इस पे इंटरेस्ट, क्योंकि जितने भी हम एक्सपेंसेस करते हैं ना उससे मेरा टैक्स, यहाँ पे टैक्स सेविंग होगा, बट टैक्स सेविंग किस पे? प्रिंसिपल पे नहीं, इंटरेस्ट पे। समझ लो। तो याद रखें हमको कैलकुलेशन कैसे करना है, हमें आउटफ्लो निकालना है। और आउटफ्लो कैसे निकालोगे साहब, जितना भी आपने अमाउंट पे किया उसमें से टैक्स सेविंग्स माइनस करनी, तो आपको आउटफ्लो मिलेगा। तो डोंट टेक आउटफ्लो एज 5 लाख। आपका आउटफ्लो 5 लाख नहीं, आपका आउटफ्लो 3.5 लाख है। गया 5 लाख है, बट वो 5 लाख के वजह से हमें टैक्स बचा भी तो है। कितने का टैक्स बचा है सर? 30 मतलब 1,50,000 का टैक्स बच गया। तो आपका गया कितना सर? 3.5 लाख। याद रखिए, लोन पे लेना या भाड़े पर लेने से, लोन पे किस पे टैक्स बचेगा आपका बताओ? लोन पे लोगे तो आप इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा, यहाँ पे आप लेंगे तो रेंट पे टैक्स बचेगा। ओके, तो आपको ये कैलकुलेशन करना है। आउटफ्लो लेते वक्त 5 लाख नहीं लेना, आउटफ्लो किस पे आएगा? 3 लाख। और यहाँ पे भी जब आउटफ्लो निकालेंगे तो ये भूलना नहीं कि इंटरेस्ट पे आपको क्या करना है, टैक्स माइनस करना है, टैक्स सेविंग माइनस करना है। ओके चलो, तो आप लोगों को अगर लिखना है तो ये छोटा सा बना सकते हैं ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में। फाइनेंस लीज में याद रखें टैक्स सेविंग किस पे निकलेगी सर? किस पे निकलेगा बेटा? इंटरेस्ट पे निकलेगा। और एक और चीज ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो टैक्स सेविंग हो रहा है। अरे यार मैंने आपको बोला जो खर्चा है उस पे हमारा टैक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या खर्चा पे करोगे? इंटरेस्ट और क्या सर? वहां क्यों था डेप्रिसिएशन? एनीबॉडी? वहां पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं था? क्योंकि वो हमारा नहीं था। डेप्रिसिएशन हम किस पे प्रोवाइड करते हैं? जो हमारी चीज है, ओनरशिप वाली ये चीज है। यहाँ पे टैक्स सेविंग किस किस पे होगा? इंटरेस्ट पे, डेप्रिसिएशन पे, और मेंटेनेंस भी हमको ही करना है सर। हमारी खुद की ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी तो मेंटेनेंस हमको ही करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 चीजों पे टैक्स बच रहा है। किस किस पे? इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। तो जब भी मैं आउटफ्लो निकालूंगा तो मुझे पहले टैक्स सेविंग ही निकालना पड़ेगा कि मेरा कितना टैक्स सेविंग हो रहा है। ओके, तो आप प्लीज याद रखें ऑपरेटिंग लीज मतलब रेंट पे लेना मतलब ऑपरेटिंग लीज। और आपको ना 2 ऑप्शन दिया रहेगा कि ऑपरेटिंग लीज पे जाना चाहिए या फाइनेंस लीज पे जाना चाहिए। आप कैसे निकालोगे किस पे जाना है? जिसका आउटफ्लो कम हो। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। अगर तो छुट्टी देगा किंवा इलेक्शनच्या दिवशी ना सकाळी ठेवलेलं सुट्टी आहे, पण गर्दीची बसते, पण सकाळी सकाळी येऊन बरोबर कॉलेज नसेल उद्या असेल मकर संक्रांत हाँ असेल मला मकर संक्रांत का फर्स्ट ये रहता है ना, मतलब ईयर का यस सर। ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज।